दुनिया में बहुत सारे देश हैं और दुनिया बहुत विशाल है। फिर भी जब दृष्टि जाती है भारत की भूमि पे तो मन प्रसन्न हो जाता है। भाइयों, मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपसे चर्चा ये करना चाह रहे हैं कि जिस भारत की भूमि पे हम पैदा हुए हैं, इस भूमि का आखिर भौगोलिक व्यक्तित्व क्या है, कारण क्या है कि पूरा भारत धरती के कोने कोने में अपने विलक्षणता के नाते पहचाना जा रहा है। आप एक दृष्टि डालिए भारत के मानचित्र पे। आप एक दृष्टि भारत के मानचित्र पे देख रहे हैं। हमारा ये भारत जो सदियों सदियों से विश्व गुरु रहा है, आज देखने में कितनी अलौकिक आभा से परिपूर्ण है। कुमार समूह में कालिदास जी ने लिखा है कि अस्तित्व तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। इसके उत्तर में वो भूमि है जहां देवताओं की आत्मा निवास करती है। आप इसके दक्षिण वाले हिस्से को देखिए तो एक तरफ अगर अरब सागर हमारे भारत भूमि के चरण को पखारता है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र इसका सम्मान बढ़ाता है। इसकी जड़ें ऐसी लगती हैं जैसे समुद्र की बड़ी गंभीर गहराई तक गई हूं और हिमालय यहाँ स्थित होके एक जैसे छड़ी के रूप में, जैसे एक मापक के रूप में खड़ा हो जो भारत की महासागरों में गहराई नापता हो। ऐसे भारत भूमि को प्रणाम करना हम सारे लोगों का एक नैतिक दायित्व है। आज हम आपसे थोड़ी सी और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है कि भारत जो है वो दुनिया में विलक्षण माना जाता है। कई पक्ष हो सकते हैं, उन पक्षों के बारे में हम अपनी बातें कह सकते हैं। जैसे पहली बात होती है, किसी भी देश को देखिए आखिर उसकी भौतिक स्थिति क्या है। आप भारत को देखिए तो भारत की अगर अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति के बारे में आप विचार करें तो भारत जो है वो कर्क रेखा के करीब है। और किसी देश के व्यक्तित्व निर्माण में, जैसा मैंने यहाँ लिपिबद्ध करने की कोशिश किया है कि किसी देश के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी भौगोलिक स्थिति, आंतरिक समीपवर्ती भौम्याकृति स्वरूप, जलवायु और जलवायु से संबंधित उसकी विशेषताएं, प्राकृतिक वनस्पतियां, जीव जंतु, खनिज संपदा, मानव समाज की ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक चिंतन का आधार, पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध और साहचर्य कैसे हैं, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की क्षमता और अपने विरासत के प्रति आस्था किसी भी देश के भौगोलिक व्यक्तित्व के आधारी पक्ष माने जाते हैं। अब आइए एक एक बिंदुओं पे हम भारत के बारे में चर्चा करें। अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो बड़े आराम से ये देखा जा सकता है कि हमारा भारत जहाँ स्थित है उसके उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और दक्षिण में अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। जब मानसून बनते हैं जहां से पूरी धरती को जल प्राप्त होता है और मानसून चाहे अरब सागर का हो चाहे बंगाल के खाड़ी का हो, जब यहाँ से उठता है और गर्म होके ऊपर जाता है, ऊपर जाके ठंडी वायु राशियों के संपर्क में आता है और धरती पर जाता है और जब हिमालय के करीब से गुजरता है तो धनुषाकार रूप में विस्तृत उत्तर का हिमालय उसे बड़े प्रेम से यह कहता है कि उठने वाले बादल पहले भारत की धरती पे वर्षो, इसके बाद कहीं जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी हिमालय से ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है, मानसून उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। ये भारत की विलक्षण भौतिक संपदा है। आप दक्षिण में देखें तो दोनों महासागर हैं, ये दोनों हमारे समुद्री तटीय क्षेत्र हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सारी समुद्री संपदा सदैव भारत को अर्पित करने के लिए सदा तैयार रहती है। आप
जरा सा हिमालय को फिर से देख लीजिए। ये हिमालय वो भूभाग है जहाँ जितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं वो सब हिमालय पे मिलती हैं और उन्हीं से औषधियों का निर्माण होता है। 3 भागों में बांटा गया है हिमालय। उच्च हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक श्रेणी है, जिसे हम तमाम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसके भौतिक प्रदेशों की चर्चा जब हम आपसे कर रहे थे तो हमने इस पे विस्तार से आपसे वार्ता किया है। भाई साहब, ठीक इसके बाद आप देखें तो नदियां जो हमारे ग्लेशियर से निकलती हैं, वो चाहे सिंधु नदी यहाँ की हो, चाहे गंगा और उसकी सहायक नदियां हो, ब्रह्मपुत्र नदियां हो, ये जो गंगा की सहायक नदियां हैं, ये नदियां जब यहाँ से निकलती हैं तो भारत के हिमालय के बाद यानी पर्वतीय क्षेत्र के बाद एक समतल मैदानी क्षेत्र मिलता है जो नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से निर्मित है। और ये एक ऐसा भाग है जिसे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, दिस इज द नॉट हार्ट ऑफ इंडिया बट दिस इज द हार्ट ऑफ वर्ल्ड। विश्व में कोई ऐसा भूभाग नहीं है जो संपन्नता के मामले में इस शिखर पर पहुंच सका हो। ये भूमि जिसे आप देख रहे हैं, ये अपने में एक विलक्षण भूमि है। यहाँ दुनिया में पाए जाने वाले हर प्रकार के कृषि, खाद्यान्न, हर प्रकार की मिट्टियाँ, सब कुछ यहाँ मिलती हैं और बिना सीजन के यहाँ की प्रकृति अपने यहाँ के लोगों को हद सदैव धन धान्य से माला माल किए रहती है। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है। जब हम इसके थोड़ा सा दक्षिण में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये हिस्सा छोटा नागपुर का पठार है। जिस वक्त पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उत्तर में टेथिस नाम का सागर था। टेथिस के उत्तर को अंगारा लैंड, दक्षिण को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। गोंडवाना लैंड कठोर था, अंगारा लैंड मुलायम था। तो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग उसी कठोर गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जो खनिजों के मामले में सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है। यद्यपि कठोर है, लेकिन इसके गर्भ में बहुत बहुमूल्य धातुएं स्थित है। नीचे आप उतरिए तो आप इसके पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे जाइए, जो हमेशा प्राकृतिक आभा से इस देश का शोभा बढ़ाती रहती हैं। आप थोड़ा सा पश्चिम की तरफ अगर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ हमारा राजस्थान का रेगिस्तान क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के संपर्क में आता है। और जब आप इधर जाते हैं तो चाहे असम हो, मेघालय हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश है, पहले ये भाग पूरे पाकिस्तान था, अब अलग हो गया है। इन सब की अपनी एक विलक्षण आभा है। मेरे कहने का आशय है कि भौतिक दृष्टि से भारत जो है वो अपने में एक संपन्न राष्ट्र है और इसकी भौतिकता दुनिया में सबसे अलग पाई जाती है। एक चीज आप और देखिए कि भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरी दृष्टि से इसकी स्थिति भी अपने में विलक्षण है। हम आते हैं पाठ्यक्रम की दृष्टि से, अगर भारत के भौगोलिक व्यक्तित्व के बारे में हमको चर्चा करना है तो हमें मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ये भारत का अगर भौगोलिक व्यक्तित्व से 2 वर्गों में विभक्त करते, पहला वर्ग हम इसका भौतिक पक्ष लेते हैं, दूसरा वर्ग हम इसका मानवीय पक्ष लेते हैं। भौतिक पक्ष पहली स्थिति होती है भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति की बात हमने आपसे किया कि भारत कहाँ स्थित है। दूसरी चीज होती है भौतिक परिवेश में विविधता कितना है। आप इसके भौतिक परिवेश की विविधता पे अगर प्रकाश डालें तो दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा। पहला पक्ष आप ले लीजिए इसके भौतिक स्थिति पे, जिसे हम उच्चावचीय स्थिति कह सकते हैं, जिसे हम प्राकृतिक स्वरूप कह सकते हैं, इसके भौतिक प्रदेश कह सकते हैं। यह एक ऐसा भूखंड है जहाँ उच्च से लेके और निम्न पर्वत श्रेणियां तक पाई जाती है। यह एक ऐसा भूखंड है जहाँ कठोर से लेके और मुलायम पठारी भाग पाए जाते हैं। यह हमारा एक ऐसा भूखंड है जहाँ मिट्टियों के मामले में दुनिया में पाई जाने वाली हर तरह की मिट्टी पाई जाती है। यह एक ऐसा भूखंड है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के क्षेत्र में दुनिया में जो भी वनस्पति जहाँ भी पाई जाती रही हो, उसके अलग महत्व तो अलग ही हैं, लेकिन हमारा भारत एक ऐसा भूखंड है
कुछ और उठा गए थे। हमारा भारत एक ऐसा भूखंड है जहाँ दुनिया में पाई जाने वाली हर तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं कमोबेश मात्रा में। और तो और भाई साहब कुछ ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भारत और केवल भारत में मिलती हैं। यही दुनिया का एक ऐसा भूखंड है जहाँ वनस्पतियों की पूजा का विधान है। हम नीम पूजते हैं, हम पीपल पूजते हैं, हम आम की पूजा करते हैं, हम समी की पूजा करते हैं, तमाम वृक्षों की पूजा करते हैं। इसकी चर्चा हम आपसे पिछले अपने इस तरह के जो वीडियो बनते हैं उसमें हम कर चुके हैं। अब आप एक चीज और देखिए, उद्योगों के संदर्भ में अगर आप देखें तो हमारी वनस्पतियों पर आधारित जो उद्योग है भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। गजब की भूमि भारत है। यहाँ की धरती अगर कहीं के निवासियों को अच्छे सुंदर वन, फूल, फल और फलदार वृक्षों से माला माल किए रहती है तो कहीं की धरती अपने यहाँ के लोगों को कटीली झाड़ियों के झुरमुट में रहने को मजबूर कर देती है। ये वनस्पतियों की विलक्षणता है भारत में। दूसरा पक्ष आता है भारत में भौतिक दृष्टि इसकी जलवायु की। चाहे वो कोपेन महोदय हो, चाहे ट्रिवार्था हो, चाहे थारमेट हो, चाहे प्रोफेसर आर.एल. सिंह जी हो, जितने भी विद्वानों ने जलवायुगत विशेषताओं पर चर्चा किया है उन सारे लोगों ने इसकी बात कही है कि दुनिया में जितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत के किसी न किसी क्षेत्र में उसके सभी भाग देखने को मिलते हैं। एक ये भारत भूखंड और दुनिया में चाहे शीतकटिबंधीय जलवायु से जुड़ी क्षेत्र हो, चाहे उष्णकटिबंधीय जलवायु से हो, चाहे शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु से हो, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु से हो, मानसूनी जलवायु हो, जितने प्रकार की जलवायु होती है सबका अगर एक जगह आपको विहंगावलोकन करना हो तो दुनिया में एकमात्र देश केवल भारत है। आप देखें भाई साहब, वर्षा की दृष्टि से अगर भारत को देखिए तो ये वो भूमि है कि जहाँ एक तरफ तो दिन में नहीं बल्कि प्रतिदिन वहाँ के निवासियों को वर्षा की बूंदें हमेशा सिक्त किए रहती हैं। तो उसी भारत के दूसरे खंड का ऐसा क्षेत्र भी है जो अपने यहाँ के लोगों को सालों साल बालू का खान फंका के तड़पा के मारती है। अगर देखिए आप तो उत्तर के हिमालय जहाँ हमारे ग्लेशियर जमा हुए जिनके पिघलना बहुत कठिन है और यदि पिघल जाते हैं तो धरती का लय निश्चित है, लेकिन उसी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र स्थित है जो अत्यंत कठोर है। वहाँ दिन में चलना भी लोगों का दुश्वार हुआ रहता है। हमारे केवल यह कहने का आशय है कि हम अगर भारत के संपूर्ण भूभाग पे दृष्टि डालते हैं तो कठोर से कठोर क्षेत्र, मुलायम से मुलायम क्षेत्र सब भारत में पाए जाते हैं। जहां मैंने इसके भारत के भूमि की मिट्टी की उपलब्धता की बात कही, मिट्टी के उपजाऊपन की बात कही, वहीं भारत में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां के लोग एक तिनका के लिए तड़पते हैं। ये हमारी भारत की विलक्षणता है। हम जलवायु पे आपसे चर्चा कर रहे थे, वर्षा की चर्चा कर रहे थे। अत्यधिक वर्षा से लेके और अत्यंत न्यून वर्षा तक के क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। भारत ही एक ऐसा भूखंड है दुनिया में कि जहाँ 6 प्रकार की ऋतुओं का सुख आदमी भोगता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ के लोग 6 प्रकार की ऋतुओं का सुख भोगने की तो बात छोड़ दीजिए, नाम तक जानने में लोगों को कठिनाई होती है। अगर है कोई दुनिया का भाग तो केवल भारत भाग है। दूसरे पक्ष पे अगर हम इसके मानवीय पक्ष पे विचार करते हैं तो मानवीय पक्ष में 2 स्थितियां आती हैं। पहला हम इसका आर्थिक पक्ष देखते हैं। आर्थिक पक्ष की दृष्टि से जितने तरह के उद्योग हैं, जितने तरह के खनिज संसाधन है कमोबेश मात्रा में सब हमारे देश में पाए जाते हैं। जितने तरह के उद्योग हैं वो हमारे भारत में कम या ज्यादा हर जगह पाए जाते हैं। जितने तरह की कृषि उत्पादन है वो भारत के किसी न किसी भाग में हर तरह की कृषि की जाती है। जितने तरह के परिवहन के साधन आज तक विकसित हुए हैं हमारे भारत में लगभग हर तरह के परिवहन के साधन मौजूद हैं।
जितने तरह की शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं, जितने तरह के तकनीकी विकास हुए हैं, सब भारत में मौजूदा हालत में मिलते हैं। और आज तो कहने में बड़ा गर्व होता है कि हमारा देश भारत दुनिया के शिखर पे पहुंचने के बहुत करीब है। और ये प्रकृति ने साथ दिया तो शीघ्र ही भारत आर्थिक दृष्टि से भी पूरी तरह से स्वावलंबी राष्ट्र बन जाएगा। आइए हम इसके सांस्कृतिक पक्ष के विचार करते हैं। सांस्कृतिक पक्ष का विचार मानवीय गतिविधियां जो होती हैं। अब मानवीय गतिविधियों में आप देखिए तो मानवीय गतिविधियां जैसे सबसे पहली चीज होती है हमारी भाषा। दुनिया में जितनी भाषा बोली जाती है सब भारत में बोली जाती है। दुनिया में जितने तरह के वेशभूषा हैं सब भारत में मिलते हैं। दुनिया में जितने तरह के रहन सहन हैं सबका प्रभाव भारत में दिखता है। और तो और दुनिया में जितने धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ है सब कमोबेश मात्रा में भारत में मिलते हैं। केवल भारत की ही वो ऐसी धरती है जो दुनिया में सारे धर्मों को आत्मसात कर सकती है। आप देखिए इस धरती पे जितने भी तरह के त्योहार मनाए जाते हैं सब कमोबेश मात्रा में भारत में मनाए जाते हैं। जितने तरह के हमारे यहाँ उत्सव होते हैं वो चाहे जिस धर्म से संबंध सब भारत में मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत जैसा संपन्न राष्ट्र दुनिया में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ गोरे भी मिलते हैं, हमारे यहाँ सांवले भी मिलते हैं। मेरा कहने का आशय है कि जितने भी प्रकार के लोगों के क्या कहें उसको, लोगों के शारीरिक गठन, शारीरिक चाल ढाल के आकार प्रकार की चीजें होती हैं सब भारत में मिलती हैं। थोड़ी सी बातें जो पहले करनी चाहिए थी अब आपसे कर लेते हैं। पीपीटी में यहाँ मिला जैसे इसका अक्षांशीय विस्तार आप देखें 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। धरातली विस्तार पे अगर चर्चा करते हैं तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर और आगे आप देखें तो पूरा स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर मानी जाती है। और भारत का विस्तार तो 32, 87, 26, 171 वर्ग मीटर है। काफी लंबा चौड़ा देश हमारा है, लंबा चौड़ा भूभाग हमारा है। और इस भारत का जो एक महत्व, जो भौतिक महत्व, इसकी संपन्नता, इसकी विशालता और इसके प्राकृतिक विलक्षणता है वो मुख्य रूप से कर्क रेखा के द्वारा नियंत्रित होता है। कर्क रेखा एक तरह से भारत की पहचान है। इसे ट्रॉपिक कैंसर भी कहा जाता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरते हैं। यद्यपि यहाँ दो भिन्न जलवायु विशेषताओं वाले क्षेत्रों में इस रेखा के नाते बांट दिया गया है। इसके उत्तर के भाग को समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहते हैं, इसे महाद्वीपीय जलवायु भी कहते हैं। और दक्षिण वाले भाग को उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। इसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला के कारण उपोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसमें धूप और नमी दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जिस प्रकार कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उन 8 राज्यों पर इसका पूरा प्रभाव